रजत आ रहे हैं और लोग। हेलो। नमस्ते सर। हाँ नमस्कार, आ रहे हैं और लोग। हाँ सर, मैसेज तो डाल दिया सभी को। कौन कौन आ गया अभी? अभी आकाश भी आएगा और गौरव आएगा, सलीम हम्म। आएगा, सभी लोग आएंगे। शुरू करें या इंतजार करें 2-4 मिनट और? सर शुरू कर लीजिए, टाइम का पता नहीं कुछ। तो हम लोग बात कर रहे थे प्राचीन प्रशासनिक व्यवस्था की, है ना। एंशियंट एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम था उसकी। तो हम प्राचीन की जब बात करते हैं, जो मैं कहा करता हूँ कि प्राय हमारे यहाँ ये कहा जाता था कि भाई प्राचीन काल में व्यवस्थाएं धर्म से आदृत थीं। तो धर्म से अभिप्राय, जो मैं प्राय कहता हूँ कि मंदिर 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 मस्जिद चर्च से संबंध नहीं है। धर्म माने जो हमारे जीवन की जो गति है, जो ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं, वो। तो इसलिए प्राचीन भारत में ये माना जाता है कि भाई राज्य बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, समाज मजबूत है। इसलिए ना तत्र राजा राजेंद्र, ना दंडो न च दांडिक, स्वधर्मेण धर्मज्ञास्ते रक्षांति परस्परम की बात है। क्योंकि प्राचीन काल में राज्य भी नहीं है, राजा भी नहीं है, और ना कोई गलती करता है, ना किसी को सजा दी जाती है। तो फिर व्यवस्था चलती कैसे है? तो चलती ऐसे है कि
आप जैसा व्यवहार अपने साथ पसंद करते हैं वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ भी करते हैं। इसको कहा गया स्वधर्मेण, अपने धर्म से, धर्मज्ञास्ते, जैसा आप जानते हैं, जैसा आप समझते हैं, रक्षांति परस्परम, वैसा एक दूसरे के साथ आप व्यवहार करते हैं। इसलिए जब हम प्राथमिक स्थिति की बात करते हैं, प्रारंभिक स्तर पर हम देखते हैं तो मंत्रियों की संख्या ज्यादा नहीं है। कहीं पर 7 है, कहीं पर 8 है। लेकिन जैसे जैसे राज्य का विस्तार होता चला जाता है, ठीक है, स्मृति काल में संख्या ज्यादा नहीं है, 7 8 ही है। लेकिन जैसे ही जैसे राज्य का विस्तार होता चला जाता है, राज्य के दायित्व तो बढ़ते चले जाते हैं, तो मंत्रियों की भी संख्या बढ़ने लगती है। हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखते हैं, शुक्र नीति देखते हैं, तो मंत्रियों की संख्या आते आते काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कौटिल्य तो 18 विभागों की बात करते हैं, है ना, 18 तीर्थ की बात करते हैं। तो प्रारंभ में जैसे मैं बार बार कहता हूं कि जितना आप समाज को शिक्षित कर लोगे, देखिए जो मैं आपसे बार बार बात कहता हूं वो इसीलिए कहता हूं कि जितना समाज शिक्षित हो जाएगा, शिक्षित से अभिप्राय एमए की, बीए की, पीएचडी की, एमफिल की डिग्री लेना नहीं है। डिग्री लेना भी है, लेकिन ये डिग्री पढ़कर प्राप्त की जाए, ठीक है ना। जिस तरीके से डिग्रियां हम लोग ले लेते हैं उस तरीके से नहीं। हम क्लास अटेंड करें, पढ़ें, प्रश्न प्रस्तुत करें, प्रश्नों के समाधान पाएं, है ना, हमारी प्रॉपर कनेक्टिविटी हो ज्ञान के साथ। तब यदि इस प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम ज्यादा शिक्षित हो जाएंगे, हम अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएंगे। फिर टाइम टू टाइम, जो बचपन से लेके मृत्यु पर्यंत तक, यदि प्राचीन भारत की बात करते हैं तो 4 जो आश्रम व्यवस्था है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और वृद्ध आश्रम, उन 4 आश्रमों के कार्य बताए गए हैं, है ना, वर्क बिल्कुल डिफाइंड है, बताए गए हैं। ड्यूटीज जो है वो बिल्कुल डिफाइन है, बताई गई हैं। तो उसके आधार पर हम काम करें। जैसे बच्चों को पढ़ना ही है, वो सिर्फ पढ़ाई करेंगे। जो गृहस्थ हैं उनको जीवन से संबंधित जो क्रियाकलाप है उनको संपादित करना है। और जो वानप्रस्थ अवस्था में चले गए उनको लोक और परलोक दोनों से संबंधित बातों को संभालना है। और जो सन्यासी चल हो गए उनको सिर्फ परलोक की बात, है ना, मृत्यु के बाद क्या होगा, कैसे होगा, उस पर काम करना है। इसलिए जब हम ज्यादा शिक्षित हो जाते हैं तो आप देखिए जो लोग शिक्षित होते हैं ज्यादा, तो वो उतने ही ज्यादा वेल डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, अनुशासित, है ना। जिन घरों में व्यवस्थाएं होती हैं, माता पिता व्यवस्थित होते हैं, तो वो बचपन से ही बच्चों में संस्कार डालना शुरू करते हैं कि सुबह उठना है तो धरती को प्रणाम करना है, ठीक, अपने बुजुर्गों को प्रणाम करना है, दांत साफ करने हैं, फ्रेश होना है, मुंह धोना है, दूध जो चाय जो भी पीनी है वो पीकर पढ़ाई करनी है, फिर स्नान ध्यान करके अपने विद्यालय जाना है। सब कुछ डिसिप्लिन होता है, उनका सब कुछ व्यवस्थित है। लेकिन जैसे ही जैसे ये व्यवस्था बढ़ती चली जाती है, इसलिए तो प्रारंभ में जब समाज छोटा था तो सारी व्यवस्थाएं समाज के पास थी। समाज अपने हिसाब से स्वधर्मेण धर्मज्ञास्ते रक्षांति परस्परम, अपने अपने धर्म के आधार पर एक दूसरे की रक्षा करते थे, ठीक है। मैं हूं, हम 10 12 बच्चे हैं हमारी क्लास में, हम सबको नाम से जानते हैं। कई बार हम अटेंडेंस भी नहीं लेते क्योंकि सबको नाम से ही जानते हैं, हम बता सकते हैं आप सोमवार को नहीं आए थे, आपको भी लगता है। लेकिन जब यही व्यवस्था 12 14 विद्यार्थियों के स्थान पर 100 हो जाए, 200 हो जाए, तो फिर हम अटेंडेंस लेना शुरू करते हैं। संख्या के बढ़ जाने पर कई बार अव्यवस्था निर्माण भी हो सकता है, बेईमानी भी हो सकती है। तो हम रजिस्टर में अटेंडेंस लेते हैं, आप कह सकते हैं सर मैं तो आया था, आपने सुना नहीं। तो फिर अब और नया फुल प्रूफ मैकेनिज्म डेवलप कर लिया हमने। तो उसमें बायोमेट्रिक आ गई, हम अंगूठे का थंब लगाते हैं, ठीक, फोटो खींच लेते हैं, जिससे ये ध्यान रहे कि आप थे।
तो जैसे जैसे व्यवस्थाएं बढ़ती चली जाती हैं वैसे वैसे नियम कानून भी बनते चले जाते हैं और नियम कानून सख्त भी होते चले जाते हैं। इसलिए प्राचीन भारत में जो नियम कानून है वो सामान्यतः धर्म अवलंबित है। धर्म माने आपके कर्तव्य पर। लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे समाज में अव्यवस्था भी निर्मित होने लगी। अव्यवस्था निर्मित होने लगी तो प्रशासन के संचालन से संबंधित अनेक नियम बनने लगे, अनेक कानून भी बनने लगे। इसने कौटिल्य नियमों की बात करता है, शुक्र नियमों की बात करता है, मनु भी नियमों की बात करता है, याज्ञवल्क्य भी बहुत सारे नियम जो अनेक धर्म सूत्र और गृह सूत्र हैं वो भी नियमों की बात करते हैं। वे नियम राजाओं से भी संबंधित हैं, मंत्रियों से भी संबंधित हैं, अमात्यों से भी संबंधित हैं और जो अन्य राज्य के कार्यों का संचालन करने वाला संचालक वर्ग है उससे भी संबंधित है। और उसमें जो थोड़ा लचीलापन है या जो लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूकता का भाव है वो इस कारण है कि उनको ये भी बताया गया कि यदि आप गलत करोगे तो उसका फल आपको मृत्यु के बाद प्राप्त होगा। भारतीय जो प्राचीन व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा वैशिष्ट्य यह है कि उसमें लोक के बारे में भी चिंतन चल रहा है। हम वर्तमान में हैं तो हम वर्तमान के बारे में भी सोच रहे हैं, बात कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हम मृत्यु के बाद के बारे में भी चिंतन करते हैं। इसलिए हम अच्छा करते जाते हैं, हम गलत नहीं करते। और ये लंबे समय तक चला ऐसा। कारण क्या था कि जो मैं बार बार कहता हूं जिसको धर्मशास्त्र में कहा या तो विदे निश्रेय सिद्धि स धर्म। धर्म क्या है? जिससे लोक और परलोक की प्राप्ति होती है। तो लोक और परलोक कैसे प्राप्त होता है? तो धर्म के बारे में बताया गया। धर्मशास्त्रकार ने क्या कहा? धृति क्षमा दमोस्तेयम सोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण बता दिए। हम कैसे तय करेंगे कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो हमने अनाउंस कर दिया कि जिस दिन क्लास होती है हमारी या जब भी हम क्लास लेते हैं तो क्लास में 10-15 मिनट पहले आके हमको कनेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक। और फिर पूरे समय कैमरा चालू कर कर बैठना चाहिए। तो हमें 3 लोगों की शक्ल दिख रही है, आकाश की दिख रही है, रजत की दिख रही है और साक्षी की दिख रही है। तो हम कह सकते हैं तुम तीनों बैठे, हमें यश की शक्ल नहीं दिख रही। हम यश की गारंटी नहीं करेंगे, हम यश की अटेंडेंस भी मानेंगे नहीं मानेंगे, क्योंकि यश हो सकता है कि हम लोग बंद करके कनेक्ट कर कर, है ना, एंटर कर कर कहीं चला गया हो, अन्य कामों में कहीं व्यस्त हो गया हो, कि अपना खेत का काम कर रहा हो, खलियान का काम कर रहा हो। तो हम यश की उपस्थिति नहीं मानेंगे आज की तारीख में। हम उपस्थिति उनकी मानेंगे जिनके कैमरे ऑन हैं, जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ठीक है ना? ये आपका धर्म है कि आप क्लास में समय से आए, समय से आकर अपने कैमरा चालू किया, माइक को बंद रखा। ठीक है? और हम जो बता रहे हैं आपको वो सारी बातें हमने आपने ध्यान से सुनी। उनको सुनने के बाद में आपके मन में कुछ प्रश्न पैदा हुए, उन प्रश्नों के उत्तर आपने हमसे पूछे, उन प्रश्नों के उत्तर हमने आपको दिए। ये स्थिति है, ये आपका धर्म है। हमारा क्या धर्म है कि हम जब आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि कैमरा चालू करें तो हम भी कैमरा चालू करके आपके सामने बैठ रहे हैं, हम बता रहे हैं, आपको सब चीजें पढ़ा रहे हैं, आप जो प्रश्न पूछ रहे हो उनके उत्तर दे रहे हैं। हमको नहीं आते हैं तो हम कहेंगे भाई कल किताबें देखकर कंसल्ट करके आपको बता देंगे। ये हमारा शिक्षक का और शिक्षार्थी का परस्पर धर्म हो गया। ठीक है ना? तो धर्म के लक्षण बता दिए कि भाई धर्म के लक्षण क्या होते हैं। तो धर्म के 10 लक्षण बताए मानव धर्म शास्त्रकार ने और 11 लक्षण बताए वो याज्ञवल्क्य ने। ठीक। अभी मैं नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो पढ़ रहा था, उसमें भी उन्होंने कहा है। लेकिन उसमें उन्होंने जो तकनीकी रूप से जिसको वो कह रहे हैं कि हम विद्यार्थी में ये चीज विकसित करेंगे, तो वो वही बात कह रहे हैं जो धर्म ने बताई है। लेकिन धर्म ने 10 बातें बताई हैं और उन 10 बातों की व्याख्या कर दीजिए।
उन्होंने धर्म शब्द प्रयुक्त नहीं किया है, क्योंकि धर्म शब्द प्रयुक्त करते ही कहीं कम्युनलिज्म का आरोप ना लग जाए आपके ऊपर, संप्रदायवाद का आरोप ना लग जाए आपके ऊपर, इसलिए उन्होंने उसको धर्म शब्द प्रयुक्त नहीं किया है। मैं जरा बता देता हूं उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं, कि उन्होंने कहा है कि हम विद्यार्थी को क्या सिखाएंगे, तो वो कह रहे हैं इस तरह विकसित हुए नैतिक बोध के चलते पारंपरिक भारतीय मूल्यों और सभी बुनियादी मानवीय संवैधानिक मूल्यों जैसे सेवा, अब आप ये देखिएगा, मैंने धर्म के लक्षण भी आपको बताया है ना, धृति, क्षमा, दम, संयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम, धर्म लक्षण। अब आप ये देखिए, यदि इसकी जगह वो एक शब्द लिख देते धर्म, तो समस्या खड़ी हो जाती, इसलिए उन्होंने व्याख्या कर दी। तो वो कह रहे हैं जैसे सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सत्य, निष्काम कर्म, शांति, त्याग, सहिष्णुता, विविधता, बहुलवाद, नैतिक आचरण, लैंगिक संवेदनशीलता, बुजुर्गों के लिए सम्मान। अब ये वही सब बातें हैं जो हम बताते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविने चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम आनो भद्रा कृत्वो यंतु विश्वतः। ये सब बातें बता रहे हैं, हम धर्म के माध्यम से बताते हैं, है ना। हम कहते हैं आत्मने प्रतिकूलानी परिशाम न समाचरित, बताते हैं, वादे वादे जायते तत्वबोधम बताते हैं, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हम बताते हैं, ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं, ठीक। लेकिन यदि हम धर्म यहां पर लिख देते तो समस्या हो जाती, इसलिए उसकी व्याख्या करनी शुरू कर दी। सभी लोगों और उनकी अंतर्निहित क्षमताओं का सम्मान, पर्यावरण के प्रति सम्मान, मदद करना, शिष्टाचार, धैर्य, क्षमा, समाना समान अनुभूति, करुणा, देशभक्ति, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, अखंडता, जिम्मेदारी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। अब ये सब बातें उन्होंने बताई कि हम बच्चों को ये सब बातें सिखाएंगे। हम कह रहे हैं कि हम धर्म से आप परिचित कराएंगे आपको, बात एक ही है, ठीक है। लेकिन हम, क्योंकि हमको लगता है भाई आरोप लग सकता है, इसलिए हमने उसकी व्याख्या विस्तार से कर दी। तो प्राचीन भारत में प्रशासन के संबंध में धर्म और आज की तारीख में संविधान, ठीक। संविधान में जो बातें बताई गई हैं, संविधान में भी वही बातें बताई गई है लगभग जो धर्म में है, धर्म के अंतर्गत आती हैं। लेकिन धर्म को हमने आज की तारीख में संप्रदाय से जोड़ दिया, धर्म को हमने आज की तारीख में रिलीजन बना दिया। जैसी हमने रिलीजन बना दिया वैसी समस्या खड़ी हो गई। इसलिए जो प्राचीन शासन व्यवस्था है वह मनुष्यों को उसके उनके कर्तव्यों से परिचित कराती है, और परिचित कराती है इसलिए वो कम नियंत्रित है, नियंत्रित भी है तो अपने ही द्वारा, जिसको हम बोलते हैं आत्मानुशासन से हम संचालित होते हैं। हमको कोई बाहरी व्यक्ति आके दबाव में नहीं लेता। जैसे भारत में जब राज्याभिषेक होता था राजा का, तो वो कहता था अहम अदंडो अस्मि, अहम अदंडो अस्मि, मैं अदंड हूं, मुझे कोई दंडित नहीं कर सकता। यदि आज की तारीख में कोई हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहे कि आई एम बियॉन्ड लॉ, तो ऐसा नहीं है, आई एम अनपनिशेबल, मुझे कोई दंडित नहीं कर सकता। तो कौन दंडित करेगा उनको? हमारा संविधान। संविधान में सबके लिए प्रोविजन है कि कोई व्यक्ति ऐसा काम करेगा तो संविधान उसकी चिंता करेगा, संविधान उसकी खबर लेगा, ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। तो वही प्राचीन भारत की व्यवस्था है। यदि कोई ये कहता था कि भाई नहीं, यदि आप धर्म पर नहीं चल रहे और राजा कह रहा है कि हम अदंडोस्मि में अदंड हूं, तो जो धर्म गुरु था या राज पुरोहित था वो धर्म दंड उसके सिर से स्पर्श कराता था और वो कहता था धर्म दंड्योसी, तुमको धर्म दंडित करेगा, तुम भी अदंड नहीं हो, ये मत मानो कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। संविधान से परे जैसे आज की तारीख में कुछ नहीं है, इसी प्रकार से प्राचीन भारत में धर्म से परे कुछ नहीं होता था। इसलिए प्राचीन भारत में से लेकर लंबे समय तक, अंग्रेजों के आने के पूर्व तक, ये मान लीजिए
कि अंग्रेजों के आने के पूर्व तक जो व्यवस्था का संचालन होता था वो लगभग लगभग धर्म के सिद्धांतों पर ही होता था। इसलिए ज्यादा बड़े प्रशासनिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। सेना तो होती थी पर्याप्त, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कंपेरेटिवली ज्यादा नहीं होते थे। सिर्फ कौटिल्य का एकमात्र ग्रंथ कौटिल्य अर्थशास्त्र ऐसा है जिसमें 18 तीर्थों की बात की गई, 18 विभागों की बात की गई है। बाकी में इतने ज्यादा विभाग नहीं होते थे। शुक्र नीति में भी जो विभागों की बात है वो ज्यादा की नहीं है। तो प्राचीन क्योंकि प्राचीन भारत में जो व्यवस्था थी वो धर्म अवलंबित थी। लेकिन जैसे जैसे जीवन से धर्म का महत्व कमतर होता चला गया, वैसे वैसे व्यवस्थाएं भी ज्यादा मजबूत होती चली गई, बढ़ती चली गई। इसलिए मैं कहता हूं कि भारत जैसे समाजों में समाज ज्यादा शक्तिशाली था। भारत जैसी व्यवस्थाओं में यह राज्य शक्तिशाली नहीं था। इसलिए 4 चरणों से भारत जैसे समाज निकलते हैं। नंबर 1 की जो अवस्था होती है, नंबर 1 जो चरण होता है उसको कहते हैं समृद्ध सशक्त समाज, कमजोर राज्य, है ना। स्ट्रॉन्ग सोसाइटी, वीक स्टेट। मतलब समाज मजबूत है, समाज राज्य को नियंत्रित करता है। ठीक, ऐसे में सब अधिकार लगभग समाज के पास होते हैं और समाज अपने कुछ अधिकार राज्य को देता है। लेकिन ये आदर्श व्यवस्था है। लेकिन जैसे ही धीमे धीमे समाज बढ़ता जाता है तो राज्य के पास भी कुछ अधिकार और ज्यादा ट्रांसफर होने लगते हैं। तो ये जो है ये बैलेंस्ड सिचुएशन है, बैलेंस्ड स्टेज है। इसमें क्या होता है, राज्य भी मजबूत हो जाता है और समाज भी मजबूत हो जाता है। दोनों में शक्तियां लगभग लगभग बराबर हैं। लेकिन तीसरी जो अवस्था है वह अवस्था क्या है, जिसमें धीमे धीमे राज्य अपने पास शक्तियां एकत्रित करता चला जाता है। भारत में पहली दोनों अवस्थाएं अंग्रेजों के आने से पहले तक रही हैं। यानी 18वीं शताब्दी तक भारत में राज्य भी मजबूत था और समाज भी मजबूत था। इसलिए गांव में अपनी पंचायतें मजबूत थी, जातियों की जो अलग अलग पंचायतें थी वो मजबूत थी, ग्राम गणराज्य की संकल्पना लगभग थी, है ना। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं 18वीं शताब्दी तक भारतीय मूल्यों के आधार पर संचालित होती थी। लेकिन जब अंग्रेज आए इस देश में तो उन्होंने आकर इस देश को अपना गुलाम बनाना शुरू किया। जो मैं कल आपसे परसों आपसे कह रहा था कि वर्तमान में जो कानून व्यवस्था है वो तो वस्तुतः आज भी कॉलोनियल ही है। 34,000 के लगभग कानून अभी उन्हीं के द्वारा बनाए हुए हैं। वो कानून बदले जाने चाहिए थे। वन अधिनियम भी उनके द्वारा ही है, उन्हीं का बनाया हुआ है। इसलिए वनों की चिंता, भारत में वनों की चिंता समाज करता था, तालाबों की चिंता समाज करता था, नदियों की चिंता समाज करता था, ठीक है ना। जो नगर पालिका वगैरह थी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का एक निबंध है, हम में से यदि यूपी बोर्ड में किसी ने पढ़ा होगा कभी ना कभी, उस निबंध का नाम है भारत वर्ष उन्नति कैसे हो। पढ़ा है किसी ने आप में से? किसने पढ़ा, जरा हाथ खड़ा करें। कौन सी क्लास में, 12वीं में या 11वीं में? 11वीं में, 12वीं में? सर कक्षा 11 में। कक्षा 11 में सर 11 में है ना। उसमें एक यस सर। उसमें एक यस सर। उसमें एक 2 नंबर की सूक्ति आती थी परीक्षा में। मैं जरा उसका उल्लेख करता हूं, बताना। उसमें एक अंदर आता है कि यह त्योहार ही हमारी म्यूनिसिपैलिटी है। पढ़ा है? यस सर। है ना। जी सर। भारत में म्यूनिसिपैलिटी कोई अलग से व्यवस्था नहीं थी, ये त्योहार ही हमारी म्यूनिसिपैलिटी होते थे। तो वर्ष में 2 बड़े त्योहार, महीने में 2 बड़े त्योहार आते हैं। कौन बड़े त्योहार आते हैं, क्यों बता सकता है? एकादशी। एक महीने में 2 बड़े त्योहार आते हैं। सर एक शायद एकादशी। और वैसे तो भारतीय परंपरा में हर दिन त्योहार है ना। एकादशी भी त्योहार है, द्वादशी भी त्योहार है, अष्टमी भी त्योहार है, अमावस्या भी त्योहार है, पूर्णमासी भी त्योहार है। फिर दिन के हिसाब से भी यदि हम आ जाएं तो सोमवार शिव जी का दिन, मंगलवार हनुमान जी का दिन, बुध गणेश जी का दिन, है ना। बृहस्पतिवार जो है वो विष्णु भगवान का दिन, अब साईं बाबा का दिन हो गया, शुक्र जो हो गया वो नमाज का भी दिन हो गया,
और शुक्र जो हो गया वो देवी जी का दिन हो गया, शनिवार शनि भगवान का दिन हो गया, है ना, और रविवार चर्च जाने का भी दिन हो गया और सूर्य देवता का भी दिन हो गया। तो भारत में दिन के हिसाब से भी रोज कोई ना कोई देवी देवता का संबंध है और तिथियों के हिसाब से भी देवी देवता का संबंध है। लेकिन जब मैं आपसे कह रहा हूं कि महीने में दो बड़े त्योहार आते हैं, तो वो बड़े त्योहार हैं अमावस्या और पूर्णमासी। ठीक है ना। अमावस्या पूर्णमासी। को हम सामान्यतः घर साफ करते हैं, आज भी बहुत सारे परिवारों में अमावस्या और पूर्णमासी को खीर बनती है, पूड़ी बनती है ना। तो दो त्योहार तो आते ही हैं। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं कि ये त्योहार जो है ये हमारी म्यूनिसिपालिटी है। जैसे नगर पालिका जो काम करती है, नगर पालिका मुख्य काम क्या करती है, क्या करती है नगर पालिका मुख्य काम, क्यों, सर सफाई। सफाई करती है। और ये त्योहारों पे हम क्या करते हैं, हाँ, यस सर। त्योहारों में हम क्या सफाई। सर करते हैं, सफाई करते हैं। सफाई करते हैं ना। तो हम त्योहार सफाई पे करते हैं। सफाई करते हैं। और सफाई से क्या होता है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य सही रहता है, स्वास्थ्य संवर्धित होता है ना। तो नगर पालिका क्या काम करती है, सैनिटेशन एंड हेल्थ, सफाई और स्वास्थ्य जो है नगर पालिका के मुख्य काम है। इस प्रकार से ये त्योहार भी यही काम करते हैं कि वो सफाई करते हैं और सफाई से स्वास्थ्य सही रहता है, संरक्षित रहता है, संवर्धित रहता है। ठीक है। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र बोलते हैं कि ये त्योहार, हमारे यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी नाम की संस्था अलग से नहीं थी। ठीक। यद्यपि किताबें लिखी गई हैं, है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया, राधा कुमुद मुखर्जी ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है। लेकिन उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से संबंधित कौटिल्य भी बात करता है ना। पुर जो शब्द है, पुर, पुर माने जहां पर नगर है, जहां पर रहते हैं, नगर की व्यवस्था संचालित होती है। ठीक है। इसलिए पुर से ही पौर बना। पौर एक शासन की व्यवस्था है। ठीक है ना। जो पुर का अधिपति है वो पौर कहलाया, और जो बड़ा पुर है उसको क्या बोलेंगे, महापुर। तो महापुर का अधिपति क्या कहलाया, महापौर, जिसको आज की तारीख में हम लोग मेयर बोलते हैं। ठीक है। तो भारतीय व्यवस्था में, प्राचीन भारत में नगर के संचालन के लिए, इसलिए ग्राम व्यवस्था, गांव का संचालन होता था। तो गांव का मुखिया कौन कहलाता था, कौटिल्य कहता है ग्रामणी, है ना, गांव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। तो 1 गांव, 10 गांव, 20 गांव, 50 गांव, 100 गांव, ऐसे अपने अलग अलग है। फिर नगर, फिर राज्य, जनपद, महाजनपद, व्यवस्था है पूरी की पूरी। तो वो किताब लिखी है उन्होंने, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एंशिएंट इंडिया। ठीक है। तो जो व्यवस्थाएं चलती थी वो उस प्रकार की नहीं थी जिस प्रकार की व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने आकर हमारे यहाँ चला दी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं कि ये जो त्योहार है यही हमारी म्यूनिसिपैलिटी है। इन त्योहारों के माध्यम से हम अपना घर साफ करते हैं, गांव साफ करते हैं, अपना नगर साफ करते हैं, अपनी नदियों को साफ करते हैं, अपने तालाबों को साफ करते हैं, अपने पूजा स्थलों को साफ करते हैं। इसलिए अलग से कोई व्यवस्था हमारे यहाँ म्यूनिसिपालिटी के रूप में हमने विकसित नहीं की थी, क्योंकि समाज जागरूक जागृत अवस्था में था, समाज जागरूक था। और ऐसा कब तक होता रहा, 18वीं शताब्दी तक। पहला नगर निगम की स्थापना कब हुई, आप में से कोई बता सकता है, कोई ज्ञानी आदमी? 1687 में मद्रास नगर निगम की स्थापना हुई। ठीक है। और मद्रास नगर निगम की स्थापना क्या हुई, तो वो स्ट्रीट लाइट जलाएगी और तालाबों की मेंटेनेंस से जो पैसा होगा वो अर्न करेगी। इसलिए भारत में पहला नगर निगम 1687 में स्थापित हुआ। लेकिन भारत में तालाबों की साफ सफाई की जिम्मेदारी समाज के पास थी। बाद में नगर पालिका करने लगी तो पानी पर भी कर लगने लगा। ठीक है। तो भारत में बिल्कुल स्पष्ट विभाजन था कि कौन काम समाज करेगा और कौन काम राज्य करेगा। अब भारत विशाल समाज है ना। लेकिन जो लोग हम पर शासन करने के लिए, जो पहले व्यापार करने के लिए आए, बाद में हमारे शासक बन गए, जिसको हिंद स्वराज में गांधी जी कहते हैं कि वो शासक बन नहीं गए,
हमने उनको अपना शासक बना लिया। ठीक है ना, हम कहते हैं ना सिगरेट तो हमें छोड़ती नहीं है, मैं बहुत झूठ बोलना छोड़ना चाहता हूं लेकिन झूठ मुझे छोड़ ही नहीं रहा। तो झूठ आपको छोड़ेगा कि आप झूठ को छोड़ेंगे? आप छोड़ेंगे। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि हम पर वो शासन कर नहीं रहे, हम उनसे अपने ऊपर शासन करवा रहे हैं। ठीक है ना, तो वही बात, हमारे ऊपर उन्होंने जब शासन करना शुरू किया तो उनके यहाँ ये सब चीजें राज्य करता था, छोटी व्यवस्था है, वो चीजें उन्होंने हमारे यहाँ भी लागू करना शुरू कर दी। इसलिए भारत जैसे विशाल समाज का हर काम, जंगल से संबंधित काम, सड़क से संबंधित काम, बत्ती से संबंधित काम, नदी से संबंधित काम, नहरों से संबंधित काम, तालाबों से संबंधित काम, कुओं से बावड़ियों से संबंधित काम, सामान्य जो सड़कें हैं उनसे संबंधित काम, धर्मशालाओं से संबंधित काम, ये सब काम जो समाज करता था वो अपने हाथ में लेते चले गए, क्योंकि इन सब कामों से क्या पैसा पैदा होता था, पैसा, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा उनके पास आए, इसलिए उन्होंने यह सब काम अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। ऐसा करने से उनको पैसा ज्यादा मिलने लगा। अब ये सब काम करते तो शिक्षा भी उन्होंने अपने हाथ में ले ली, अब क्या पढ़ना है ये भी वो बताएंगे। बाद में उन्होंने सब कुछ है, कौन कैसे रहेगा, कैसे खाएगा, विवाह कैसे होगा, है ना, मृत्यु के भी हर चीज उन्होंने अपने पास ले ली। जब हर चीज अपने पास लेते चले गए तो व्यवस्थाएं बढ़ती चली गई उनके पास। ठीक है, तो इससे क्या घाटा हुआ? एक घाटा तो ये हुआ। हाँ बोलो रजत, कुछ बोल रहे हो? सर, अ, जो हमारा सनातन धर्म या फिर हमारा प्राचीन समय आश्रम व्यवस्था की आपने बात की, उसमें जो भी व्यवस्था में दिखती है वो प्रकृति सम्मत दिखती है। पर एक व्यवस्था जिसमें ब्रह्मचर्य 25 साल की उम्र तक चलेगी, ये बताया है। और अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पे अंग्रेजों ने जो किया वो पहले 18 और फिर 21 वर्ष उनके हिसाब से। तो यहाँ मुझे ये हमारी व्यवस्था प्रकृति सम्मत नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि इसलिए नहीं दिखती कि अगर पुरुष की बात करूं तो 15 साल की उम्र में, और महिला की बात करूं तो 13 साल की उम्र में मेंस्ट्रुअल प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो यहाँ प्रकृति सम्मत अपनी प्राचीन व्यवस्था नहीं दिखती, बल्कि एक जगह बाकी जगह मैंने देखा है हमारी व्यवस्था प्रकृति सम्मत है इस पर। तुम्हें मालूम है भी सरकार एक कानून बनाने जा रही है, अब तक विवाह की आयु क्या है? सर लड़की की 18 सर और 21 लड़के की। और अब क्या हो जाएगी कुछ दिनों में? महिला के लिए 21 वर्ष हो जाएगी, है ना? देखिए आज की तारीख में जो व्यवस्था है ना वो प्रकृति सम्मत नहीं है। ठीक है, मेरे घर में तो खुद 3 बेटियां हैं, तो मुझसे ज्यादा तो नहीं जानते होगे तुम। मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं, कुछ दिनों में जो बात अभी तुमने कही है वो 8-9 साल की आज की तारीख में उम्र पर वो स्थिति शुरू हो जाती है जो तुमने अभी कही है। समझ में आ रही है? क्यों? पहले यही अवस्था 18, 19, 20 साल पे शुरू होती थी। क्यों? क्योंकि आपने प्रकृति की व्यवस्था को उजाड़ दिया। पहले जो महिलाओं को जो प्रकृति सम्मत चक्र था वो 18 साल पर, 19 साल पर, 20 साल पर, कुछ लोगों को तो 20-21 तक पहुंचता था। आज वो स्थिति 8-9 साल की उम्र पर शुरू हो रही है। जो बायोलॉजिकल साइकिल है ना उनकी, वो 8-9 साल पर शुरू हो रही है। क्यों शुरू हो रहा है बता सकता है कोई आप में से? क्योंकि आपने उस व्यवस्था को प्राकृतिक नहीं रहने दिया, आर्टिफिशियल बना दिया। ये जो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्कल है ना, जिससे हम दिन भर पूरे घर में हमारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट रहता है,
पूरा घर 8 फीट की दूरी से, हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रिक एपरेटस नहीं है जो हमसे 8 फीट की दूरी से ज्यादा हो। बता दीजिए मुझे। लड़कियां पूरे दिन घर में 8 फीट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट के अंतर्गत रहती ही हैं। और रही सही कसर, ये दिन भर ये गाने सुनती रहती है कान में लगाकर। मोबाइल तो सबके पास रहता ही है। इससे रेडिएशन निकलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। इस कारण बच्चियों को जो बायोलॉजिकल साइकिल थी, जो 18, 20, 22 साल पे होती थी, वो उत्तरोत्तर घटते 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 8-9 साल पे आ गई है। आप कल्पना करते हैं उसका उनकी बॉडी पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है। उनकी नेचुरल ग्रोथ इफेक्टेड हो गई है। उनका बचपना खत्म हो गया है। 8 साल की बच्ची जो हमारे जमाने में लड़कों की तरह अपने मस्त रहती थी, पूरे गांव में भागते हुए घूमती थी, खेलती, मोहल्ले में खेलती डोलती थी, और लड़कों की तरह सैंडो बनियान पहन के घूमती थी। अब नहीं हुआ वो। क्यों? क्योंकि उसने आपने उसको अप्राकृतिक अवस्था में पहुंचा दिया। ये जो एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया ना आपने आर्टिफिशियल, तो हमारी जो व्यवस्था थी वो ज्यादा साइंटिफिक थी। और इसके कारण ना केवल उसका बायोलॉजिकल जो साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रहा है, बल्कि जो या तो हड्डियां बहुत कमजोर हो रही हैं, या हड्डियों में अलग प्रकार की डेफिशिएंसी या डिजीज क्रिएट हो रही है। कभी आपने सोचा है ये? इस कारण ना वो प्रॉपर पढ़ पा रही। आप टीवी पे विज्ञापन देखिए, बच्चों के लिए 8 साल की, 10 साल की बच्चियों का विज्ञापन आने लगा सैनिटरी नैपकिन का। देखिए जरा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये व्यवस्था साइंटिफिक है और हमारी अनसाइंटिफिक थी? ये हमारी व्यवस्था प्राकृतिक नहीं थी? भारत में इसलिए भारतीय व्यवस्था, बाल विवाह कोई भारतीय व्यवस्था थोड़ी है। बाल विवाह तो 12वीं 13वीं शताब्दी के बाद उत्पन्न हुआ है। उससे पहले ना बाल विवाह था, ना पर्दा प्रथा थी। ये दोनों व्यवस्था तो जब भारत पर बाहर के लोगों के आक्रमण होने लगे और वो लड़कियों को उठा लेते थे। पहले दिन में शादियां होती थी, रात में थोड़ी शादी होती थी। लेकिन दिन में शादियां होने पे लड़कियों को उठा के ले जाते थे आतताई। तो फिर रात के अंधेरे में शादियां होने लगी, फिर बाल विवाह होने लगे, ठीक, फिर मुंह ढका जाने लगा। ये भारतीय व्यवस्था थोड़ी नहीं। इसलिए भारत में प्राकृतिक रूप से बच्चियां विकसित होती थीं, पढ़ाई करती थीं, उनके विद्यालय थे, उनके गुरुकुल थे, उच्च शिक्षा प्राप्त करती थीं, अपने भाइयों के साथ, अपने पिताओं के साथ वो सामाजिक जीवन में सहभागिता करती थीं, वो युद्ध करती थीं, खेती करती थीं। प्रमाण है इसके। मैं किताबों के नाम बता सकता हूं आपको। एएस अल्तेकर की किताब है पोजीशन ऑफ वीमेन इन एंशिएंट इंडिया। पाणिनि अष्टाध्यायी में वर्णन करता है, ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर आया है। महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त थे लगभग। उपनिषद काल में, रामायण काल में। तो प्राचीन भारतीय व्यवस्था ऐसा नहीं थी कि अवैज्ञानिक थी या अप्राकृतिक थी। इसलिए आज की तारीख में फिर अब ये ठीक है, आज की तारीख में बायोलॉजिकल जो साइकिल है वो जल्दी शुरू हो रही है। तो वो जल्दी शुरू हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चियां मजबूत हो रही हैं। वो जल्दी इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि आपने उनको एटमॉस्फेयर गंदा प्रदान कर दिया है। इसलिए उस एटमॉस्फेयर के कारण बच्चियों को नुकसान हो रहा है। इसलिए बच्चियां ज्यादा मजबूत हो पाए, मैच्योर हो पाए, इसलिए बात चल रही है कि उनकी विवाह की आयु 21 वर्ष कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारत की व्यवस्थाएं गलत थी। कुछ व्यवस्थाएं होंगी, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अधिकांश, इसलिए जो उन्होंने आश्रम व्यवस्था तय करी थी, आश्रम व्यवस्था में उन्होंने बताया था। इसलिए आज भी जो साइंटिफिकली, मेडिकली जो
एज बताई जाती है उसमें अंतर कहा जाता है कि स्त्री और पुरुष के विवाह की आयु में लगभग 5 से लेके 8-9 साल तक का गैप होना चाहिए। धर्मशास्त्र आपके उतना ही अंतर बताते हैं। जो समवयस्क आयु है वो समवयस्कता जो है वो टेक्निकली वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी और साइकोलॉजिकली भी सही नहीं है। इसलिए बताया गया कि 25-26 साल का व्यक्ति बच्चा होगा, बच्ची 17-18 साल की होगी, इतना गैप होना चाहिए। तो आपकी व्यवस्था ज्यादा वैज्ञानिक थी यदि आप उसको तकनीकी रूप से एनालाइज करेंगे तो। अदरवाइज आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है तो कोई बात नहीं, कर लीजिए आप। क्लियर? मैं समझ पाया अपनी बात? जी सर। है ना? तो इसलिए भारत में जो नगर पालिका की बात है वो 1687 में शुरू हुआ और धीमे धीमे वो अपने पास काम ज्यादा बढ़ाते चले गए और उनके पास काम बढ़ते चले गए। व्यवस्था उतनी थी नहीं तो काम बढ़ा रहे थे वो टैक्स के लिए, कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा भारत से पैसा अपने देश ले जाने के लिए। वो देश अपने पैसा ले जाना चाहते थे इसलिए उन्होंने सब काम अपने अधिकार में ले लिए। लेकिन भारत जैसे विशाल समाज को वो उतना सुख प्रदान या जो कल्याणकारी जो व्यवस्था है वो दे नहीं पाए। इसलिए क्या हुआ कि जो काम समाज करता था अपने स्तर पर वो समाज भूल गया और शासन उन व्यवस्थाओं को कर नहीं पाया प्रॉपरली। तो तीसरा चरण विकसित हुआ जिसमें कहा गया कि राज्य जो है वो कमजोर हो गया और राज्य जो है वो तीसरे चरण में राज्य शक्तिशाली हो गया और समाज कमजोर हो गया क्योंकि सभी काम राज्य ने अपने पास ले लिए और समाज के पास उन्होंने अधिकार छोड़े नहीं। इसलिए समाज कमजोर हुआ, राज्य शक्तिशाली हुआ। लेकिन बाद में 1947 के बाद भी हमने वही व्यवस्था अपनाई रखी, वही व्यवस्था हमने अडॉप्ट किए रखी जिसमें राज्य के पास ज्यादा से ज्यादा काम होंगे। ठीक है? और समाज कमजोर हो गया पूर्ण रूपेण, राज्य के पास काम ज्यादा आ गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम अपने घर में अकेले एकमात्र कमाने वाले हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता, गांव से तुम्हारे चाचा चाची भी आ गए, मौसा मौसी भी आ गए, ताऊ जी भी आ गए, दादी दादा पहले तुम्हारे साथ रहते ही थे, इनके बच्चे भी आने लगे और इनको पता था कि तुम्हारे घर में मम्मी पापा कुछ करते नहीं है, तुम ही करते हो। इन लोगों ने भी आके कहा कि जब मम्मी पापा की चिंता करेगा तो चाची चाचा की भी करेगा, ताऊ ताई की भी करेगा, दादी दादा की तो कर ही रहा है। उस सब चक्कर में क्या हुआ, सब ना काम करने वाले लोग एक ही जगह इकट्ठा हो गए। तो परिवार के लोग तो कुछ काम कर नहीं रहे, ठीक है, और तुम जो कर रहे हो तुम्हारे ऊपर दबाव ज्यादा बन गया। तुम्हारे ऊपर ज्यादा दबाव बनने के कारण जो व्यवस्था तुम पहले प्रॉपरली कंडक्ट कर पाते थे, संचालित कर पाते थे, अब उसमें परेशानी आनी शुरू हो गई। तो तुम्हारी भी स्थिति बिगड़ गई और परिवार की भी स्थिति बिगड़ गई। वही स्थिति हमारे यहाँ हुई चौथे चरण में। समाज से राज्य ने अपने पास सब काम ले लिए थे धीमे धीमे, समाज अपने कामों को करना भूल गया था। अब कोई मावस पूर्णमासी को झाड़ू नहीं लगाता घर के बाहर, पहले लगाते थे। कोई चूना नहीं डालता, पहले करते थे। क्यों? क्योंकि अब मावस नगर पालिका है, रोज ही झाड़ू लगाएगी, नगर पालिका की जिम्मेदारी। हम नगर पालिका को टैक्स देते हैं, पहले हम टैक्स नहीं देते थे नगर पालिका को, लेकिन हम सब काम खुद करते थे। ठीक? तो ये जो त्योहारी हमारी जो म्यूनिसिपैलिटी वाली बात जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र बोलते हैं वो इसलिए थी। इसलिए क्या हुआ, चौथे चरण में आके राज्य भी कमजोर हो गया और समाज भी कमजोर हो गया। तो वर्तमान व्यवस्था का जो निर्माण हुआ है वो इसलिए हो गया, हम पढ़ना कुछ चाहते हैं, समाज हमको पढ़ा कुछ और रहा है। हम खाना कुछ चाहते हैं, समाज हमको खिला कुछ और रहा है। ठीक? हम करना कुछ और चाहते हैं, सरकार हमसे कुछ और करवा रही है ना? इसलिए जंगलों में आग लग जाती है, हम आग नहीं बुझाते। क्यों? क्योंकि आग बुझाना सरकार का काम है। घर के सामने नाली ओवरफ्लो कर रही है, हम उस नाली को साफ नहीं करते, जबकि एक लकड़ी डालकर वो पॉलिथीन अड़ गई है उसको निकाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते क्योंकि वो काम नगर पालिका का है।
और नगर पालिका पर इतना काम बढ़ गया है, कर्मचारी सीमित हैं, वो आज एक मोहल्ले में काम करती है, फिर तुम्हारे पास आने के लिए उसको 5 दिन बाद तुम्हारे मोहल्ले में आ पाती है। उस कारण से सब अव्यवस्था निर्मित हो रही है ना। तो प्राचीन भारत की जो प्रशासनिक तंत्र था वो कंपैरेटिवली वर्तमान की तुलना में ज्यादा छोटा था। और धर्म जिसको हम कहते हैं वर्तमान में, जिसको हम कहें कि कर्तव्य परायण समाज था, जिसको हम कहते हैं धर्म अवलंबित, है ना, वस्तुतः वो कर्तव्य परायण समाज था। अच्छा, धर्म सबको, संविधान के बारे में आप अपने घरों में देखिए, संविधान के बारे में माताजी पिताजी कितना जानते हैं? माताजी पिताजी को छोड़िए, चलिए आप तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हो, आप ही बताइए कि आप कानून के बारे में कितना जानते हैं, आप अपने संविधान के बारे में कितना जानते हैं, संविधान ने आपको क्या क्या अधिकार दिए हैं आप जानते हैं क्या? बोलिए। हम जो पढ़ने लिखने का मोड हमने अडेप्ट कर लिया है, उसके हमारे स्वास्थ्य पर कितने दुष्प्रभाव होंगे ये हम में से पता है किसी को क्या? या तो पता ही नहीं है, और यदि पता भी है तो क्या ये हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनका वायलेशन नहीं है? पता ही नहीं है हमें। लेकिन यही बात प्राचीन भारत में अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी, हमारी दादी नानी को भी पता था कि पेड़ को नहीं काटना चाहिए, अधर्म है, किसी कुत्ते बिल्ली को नहीं मारना चाहिए, ये अधर्म है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये अधर्म है। क्यों रे, तुझे तो स्कूल जाना था, तू स्कूल कैसे नहीं गया, तू क्लास में कैसे नहीं गया? यदि प्राचीन काल की अवधारणा होती तो आप 12 लोग हो, 12 लोग में से 6 लोग नदारद है, तो माता पिता को कहना चाहिए था क्यों रे क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहा, ये तो अधर्म है। लेकिन अब कोई पता ही नहीं है। अब लोगों को लगता है कि धर्म का पालन करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। धर्म का पालन करना जिम्मेदारी जो है, या संविधान का पालन करना जिम्मेदारी किसकी है? वो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का हिस्सा कौन है? पवन शर्मा। तो पवन शर्मा बस क्लास पढ़ाए, हम नहीं पढ़ेंगे, हम सरकार का हिस्सा नहीं है। सरकार कौन चुनता है डेमोक्रेसी में? हु इज द रियल रूलर इन डेमोक्रेसी? कौन है वास्तविक शासक? कौन होता है प्रजातंत्र में? बी द पीपल ऑफ इंडिया। तो फिर तो सरकार कौन है? आप सरकार हो, मैं थोड़ी हूं सरकार। और यदि मैं भी हूं तो जितना सरकार मैं हूं उतना ही सरकार आप भी हो। तो ये जिम्मेदारी मेरी बनती है कि मैं आपको पढ़ाने के लिए आ रहा हूं और आप क्लास में नहीं आ रहे। आपकी भी बनती है, आपके माता पिता की भी बनती है, और आपके पड़ोस में कोई पड़ोसी आपको सड़क पर घूमते हुए देख रहा है तो उसकी भी बनती है। क्योंकि श्रेष्ठ नागरिक आप बनोगे तो श्रेष्ठ नागरिक सिर्फ आप अपने लिए नहीं बन रहे, अपने परिवार के लिए नहीं बन रहे, आप श्रेष्ठ नागरिक अपने मोहल्ले के लिए भी बन रहे हो, अपने नगर के लिए भी बन रहे हो, अपने देश प्रदेश के लिए भी बन रहे हो। इसलिए प्राचीन भारत में कोई भी किसी को टोक देता था, तो स्कूल नहीं गए क्या आज बाबू? आपको बड़े बूढ़ों को देखकर जवाब देना भारी पड़ जाता था। अब तो मम्मी नहीं पूछ सकती आपसे कि स्कूल गए या नहीं गए, आप कुछ भी बहाना मार दोगे। लेकिन पहले बहाना मारने में भी आपको डर लगता था कि मैं झूठ बोल रहा हूं। धर्म की महत्ता आपके जीवन में इतनी ज्यादा प्रतिष्ठापित हो गई थी कि आप गलत काम करने में डरते थे, आप झूठी चीज खिलाने में किसी को डरते थे, झूठ बोलने में डरते थे। कोई काम जो आपको दिया जाता था, एक कहानी है आप में से किसी ने पढ़ी होगी तो, प्रेमचंद की एक कहानी है मंत्र, कभी पढ़िएगा, आप में से पढ़ी होगी 11वीं 12वीं में कहीं। नहीं तो एक श्री राम शर्मा शिकारी कर एक लेखक हुए हैं, उनकी एक किताब है, वो मेरे ख्याल से थी, मैं गलत नहीं तो 8वीं या 9वीं में यूपी बोर्ड में हमने पढ़ी थी। किताब का नाम मैं बता रहा हूं आपको, किताब का नाम है, मतलब कहानी का नाम बता रहा हूं मैं आपको, कहानी का नाम, कहानी का नाम मैं भूल रहा हूं। उसका सार ये है कि बच्चे को उसका बड़ा भाई चिट्ठी देता है कि जाके डाक खाने में डाल आओ, ठीक है। वो चिट्ठियां टोपी के नीचे रख लेता है, कुएं में झांकता है, चिट्ठियां कुएं में गिर जाती हैं, और बाद में 2 भाई होते हैं, फिर वो अपनी धोतियां बांध बांध के कुएं में उतरते हैं और चिट्ठी निकालते हैं, और कुएं के अंदर सांप होता है, उससे लड़ाई लड़ते हैं, ठीक।
आज की तारीख के तुम हो और तुमको माताजी पिताजी कह दें कि जरा चिट्ठी डाकखाने में डालो और चिट्ठी कुएं में गिर जाए, तो ईमानदारी के साथ बताना क्या करोगे तुम? बताओ हाथ उठाकर। हाँ, क्या करोगे? हाँ बताओ। सर घर चिट्ठी पे आके कुएं में सब छोड़ बता देंगे। देंगे। घर पे आके क्या बताओगे? सर बता देंगे कि सर गिर गई है, लेकिन कोशिश नहीं करेंगे कि उसे निकालने के लिए। अच्छा, और दूसरे भाई चलो, और तुम लोग क्या करोगे भाई? सर आजकल तो ये चल रहा है कि हम आकर यही बोलेंगे कि हम डालिए है डाल आए, पोस्ट ये ऑफिस सही जी। बोल रहा है, ये राजा बाबू सही बोल रहे हैं। ठीक, ये आके बोलेंगे कि डाल आया, क्योंकि पिताजी डाकखाना चेक करने थोड़ी जा रहे हैं। नहीं वो मारेंगे हमें अगर और डाले। यदि सत्य बोल देंगे तो पिटाई होगी बड़ी भारी। ठीक है, इसलिए हम बोल देंगे कि हम चिट्ठी डाल आए। लेकिन उन दोनों भाइयों ने क्यों नहीं किया ऐसा? क्योंकि उनको पता था झूठ बोलना पाप है। हमको ये समझाया जाता था। आज की तारीख में तो बच्चे कहते हैं, पिताजी खुद कहते हैं, अरे तीनों एक ही मोटरसाइकिल पे चले जाओ, और सुनो, चौराहे से पहले एक उतर जाना, पैदल चले जाना, आगे जाके फिर बैठ जाना। बताते हैं नहीं बताते हैं? मास्टर कहते हैं कोई बात नहीं, तू चला जा, मैं दे दूंगा अटेंडेंस। कहते हैं ना, है ना? तो अब तो हम ईमानदार लोग, अच्छे नागरिक थोड़ी तैयार कर रहे हैं। हम कैसे नागरिक तैयार कर रहे हैं? जिनसे हमको स्वार्थ की सिद्धि होती हो। हम उत्तरोत्तर किस दिशा में बढ़ रहे हैं? इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी की ओर, व्यक्तिवादी समाज की ओर। पहले लोक कल्याण महत्वपूर्ण था, अब कौन सा कल्याण महत्वपूर्ण है? मैंने तुमसे कह दी, मैं सामान्य तो तुमको पता है बच्चे क्लास में नहीं आते, उपस्थिति पूरी नहीं होती है, तो मैं चिट्ठी डलवाता हूं। तुम्हारे यहाँ भी 30 तारीख को डलवाऊंगा चिट्ठी कि इसने इतनी इतनी तारीख को क्लास अटेंड करी है। अब तो मेरे पास सबूत भी है, पहले भी सबूत रहता था, लेकिन अब तो पक्का सबूत है, ये रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा, देखिए आप। ठीक, तो मैं चिट्ठी डलवाऊंगा माताजी पिताजी को, वीसी साहब को, प्रोवीसी मैडम को और डीएसडब्ल्यू को। ठीक, पहले भी डलवाता था। एक एक बच्चे को मैंने कहा भाई तुझे परीक्षा में नहीं बैठने दूंगा, तो वो बच्चा एक बड़े भारी छात्र नेता को लेकर आया। उसने मुझसे कहा जी मैंने ये मैंने कहा भाई हम ऐसे हाथ जोड़कर भाई, तो बोला सर मैं आया हूं, मेरी कुछ तो इज्जत रख लो। मैंने कहा बेटा हमने इसको परीक्षा में से रोका, तू हमारी कुछ इज्जत रख ले, ठीक है ना? अब क्या है, मुझे तुम लोगों को पता है भिन्न भिन्न प्रकार से लोग बाग बीच बीच में कहीं कहीं से किसी किसी काम पर धमका देते हैं। तो लोग बाग आप कहते हैं, मुझसे ही कहते हैं काय को सिरदर्द पालते हैं सर, पढ़े पढ़े नहीं पढ़े नहीं पढ़े। मैंने मान लिया नहीं पढ़े, मेरे कौन से घर से जा रहा है, लेकिन नहीं पढ़कर आप समस्या किसके लिए क्रिएट करोगे? जवाब दो कोई एक जना, किसके लिए करोगे? समाज के लिए। सर स्वयं के लिए। समाज के लिए ना? तो समाज में कौन रहता है? हम सब। हम सब रहते हैं, मैं भी रहता हूं जी। समाज समस्याग्रस्त होगा तो पवन शर्मा कैसे बचे जाएंगे? हाँ, तुम्हारे माता पिता कैसे बचे जाएंगे? नहीं बचेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं क्लास अटेंड करो, क्लास अटेंड करो, क्लास अटेंड करो। नहीं अटेंड करोगे तो परीक्षा में अलाउ नहीं करूंगा। तो मैं सही करता हूं या गलत करता हूं? क्यों? हाँ, गलत करता हूं सही करता हूं? सर सही करते भाई धीमे से बोल रहे जरा। सर हम अपना धर्म निभाते हैं लेकिन हम नहीं निभा पाते, ये हमारी गलती है ना? जी। तो संविधान भी ये बात कहता है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं, ठीक, और संविधान ये भी कहता है तुम मुझसे पढ़ो। यही बात मैं आपको बताता हूं। लेकिन मुझसे लोग कहते हैं अरे सर जवान बच्चे हैं, आप अकेले घूमते हो, अकेले रहते हो। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यदि इनके हाथी मरना या पिटना लिखा है तो पिट लेंगे और मर लेंगे, लेकिन भाई अब इस उम्र में आके इनको हम बिना पढ़ाए तो परीक्षा नहीं देने देंगे। ठीक है ना? ये कमी आई है नई व्यवस्थाओं में कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने सुख की चिंता करने लगे। समाज बिगड़े बिगड़ जाए, देश बिगड़े बिगड़ जाए, तुम्हारा भविष्य खराब होता है हो जाए, फिर क्या हो रहा है? बिना पढ़े तुमने परीक्षा दे दी, तुम कैसे भी पास हो गए। अब पास हो गए, तुम्हारे पास डिग्री आ गई। अब डिग्री आ गई, तुमने नौकरी मांगनी शुरू कर दी। अब तुम्हें नौकरी भी मिल गई,
अब ज्ञान तो तुम्हारे पास है नहीं, तो फिर उस नौकरी से क्या करोगे? समाज का नुकसान करोगे ना। यह हो रहा है। इस शिक्षा ने यह खड़ा कर दिया। संविधान को हम जीवन में लागू नहीं कर पा रहे, समझा नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे। और धर्म का नाम लेने में हमें डर लगता है कि धर्म माने घंटे, घड़ियाल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, ये धर्म हो गया। और धर्म से अभिप्राय जो मूल कर्तव्यों से था, आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज थी। आज भी संविधान के अंतर्गत हम फंडामेंटल राइट जानते हैं ना, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। जानते हैं आप में से कितनी है? कितनी है फंडामेंटल ड्यूटीज? 11 हाँ, पहले 10 थी, अब 11 हो गई। ठीक, सर लेकिन पहले 10 थी अब 11 हाँ है। भाई, मैं भाई कह रहा, पहले 10 थी, अब 11 हो गई। ठीक है, लेकिन हम ड्यूटीज की बात नहीं करते ना, हम राइट की बात करते हैं। जी सर। ठीक, प्राचीन भारत नो सर। में ड्यूटीज की बात नहीं होती थी। किन की बात होती थी? सॉरी, राइट की बात नहीं होती थी। किन की बात होती थी? ड्यूटीज की। क्योंकि जो मेरी ड्यूटी है वो तुम्हारा राइट है। मेरी ड्यूटी क्या है? पढ़ाना। तुम्हारा राइट क्या है? पढ़ना। यदि मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूं तो तुम्हारा राइट पूरा होगा ना? होगा ना? प्राचीन भारत में अधिकारों की बात ना के बराबर थी। सब बातें ड्यूटीज की थी, कर्तव्यों की थी। हर व्यक्ति अपना कर्तव्य की पूर्ति करता था। इसलिए स्वधर्मेण धर्मज्ञास्ते, क्या कह रहा है? जैसा धर्म से जानते थे। मुझे तुम्हारी क्लास लेनी है, मैं लूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। और तुम्हारी ड्यूटी क्या है? भाई क्लास लेनी है, सर पढ़ाने आ गए होंगे, सर ने कहा था 15 मिनट पहले कनेक्ट होना है, भाई हम तो बाद में जुड़े। ठीक, तुम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, तो हम दोनों के अधिकारों की पूर्ति हो रही है। इसलिए धर्म कर्तव्यों की पूर्ति सिखाता है। धर्म मंदिर, मस्जिद, चर्च की बात नहीं कर रहा। धर्म आपकी ड्यूटी का प्रॉपरली फुलफिलमेंट कैसे होगा, प्रॉपरली इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसकी बात धर्म सिखाता है। लेकिन धर्म को तो आपने ये मान लिया कि भाई हमको तो धर्म तो सांप्रदायिक बना देता है। और जो संविधान में आपकी जो ड्यूटीज है, उन ड्यूटीज से हमें मतलब नहीं, क्योंकि सिर्फ हमें अपने राइट की बात करनी है। इसलिए संविधान भी हम जीवन में नहीं उतार पा रहे, और धर्म की जो बातें हम जानते थे वो। इसलिए वर्तमान में अव्यवस्था का निर्माण हो रहा है। इसलिए जो प्राचीन भारतीय व्यवस्था थी वो टेक्निकली ज्यादा साइंटिफिक थी और ज्यादा आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने वाली थी, और समाज के ऊपर भी और राज्य के ऊपर भी कम दबाव रहे, ऐसा चिंतन, ऐसी व्यवस्था प्रशासन के क्षेत्र में प्राचीन काल में निर्मित हो गई थी। और वो जीवन का हिस्सा भी बन गई थी, व्यवहार में भी आ गई थी, प्रैक्टिस में भी आ गई थी। लेकिन वर्तमान में ये सब व्यवस्थाएं नहीं रही। इसलिए पुलिस है, अनेक प्रकार की पुलिस है। पहले ये आदमी नहीं मानता था, अब क्या है, हमें किनको संतुष्ट करना है? यदि मैंने क्लास नहीं ली तो मैं क्या रात में शांति से सो पा रहा हूं? मुझे यह सोचना चाहिए। मैंने अपने धर्म का निर्वहन नहीं किया तो क्या मैं शांति से सो पा रहा हूं? यह मुझे सोचना चाहिए। ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या है? बता देंगे, सर को ही तो बताना है कि सर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, बहाना बना देंगे। कोई बात नहीं, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, जब कनेक्टिविटी आई तब कनेक्ट किए क्या हम? सर फिर नहीं किया, एक्चुअल में बहुत लेट हो गया था सर, 2:20 हो गया था। और सर आप भी तो डांटते हो बीच में आने के लिए। चलो बीच में आने के लिए डांटते हैं, क्लास के बाहर खड़े होकर सुन सकते थे लेक्चर, नहीं, वही हाल हमारा भी है। इसलिए
प्राचीन भारत में जवाबदेही किसके प्रति थी? अकाउंटेबिलिटी आप किसके प्रति होते थे? अपने प्रति। आपकी जवाबदेही अपनी आत्मा के प्रति थी। और वर्तमान में जवाबदेही किनके प्रति हो गई है? व्यवस्था के प्रति। तो व्यवस्था को आप संतुष्ट कर देते हो, सेटिंग कर लेते हो, लेकिन आत्मा के साथ कैसे सेटिंग करोगे? आत्मा को कैसे संतुष्ट करोगे? आत्मा आपको सोने नहीं देगी। आप कह रहे हो सर नींद नहीं आई मुझे पूरी रात। क्यों नींद नहीं आई? पता नहीं सर। तो भाई दिन में कुछ क्या ऐसा कर्म हो गया आपसे? नींद दो ही कारणों से नहीं आती, या तो शरीर में कोई व्याधि हो गई या मन परेशान हो गया। तो उनको फाइंड आउट कीजिए। इसलिए भारतीय प्राचीन व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था धर्मावलंबित थी, इसलिए कम विभाग थे और वो मनुष्य को अपनी आत्मा के प्रति जवाबदेह बनाती थी, इसलिए ज्यादा व्यवस्थित रूप से संचालित होती थी। वर्तमान की जो व्यवस्था है वो राज्य अवलंबित है। राज्य की सारी जिम्मेदारियां हैं, हमारी कुछ नहीं है। इसलिए हम कभी भी स्ट्राइक कर देते हैं, कभी भी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर देते हैं, कभी भी सड़क खोद देते हैं, है ना, कभी भी बसों को हानि पहुंचा देते हैं, क्योंकि बस हमारी थोड़ी है। लेकिन यदि आप विचार करें तो वो बस बनी कैसे, वो सड़क का निर्माण कैसे हुआ, वो बिजली के खंभे लगे कैसे, ठीक। ये क्लास, जिस क्लास को आप अटेंड नहीं कर रहे, 12 विद्यार्थियों के स्थान पर आप 6 विद्यार्थी हो, और 6 में से भी 3 विद्यार्थी पहले आए और 3 विद्यार्थी बाद में आए, तो ये हमको जो तनख्वाह देती है सरकार, ये तनख्वाह कहां से आती है? हाँ, ये आप देते हो। जो टैक्स आप सरकार को देते हो, भिन्न भिन्न प्रकार के कर, इस सरकार को आप चुनते हो, आप स्वयं सरकार हो। जब यहां तक पहुंचते हैं तो हम कर्तव्यों की पूर्ति करने के वाहक बनते हैं। और यदि ऐसा नहीं करते तो वर्तमान की जो व्यवस्था है वो राज्य अवलंबित है, विधि अवलंबित है, और उनको हम प्रॉपरली लागू नहीं कर पाते, क्योंकि वो हम पे बाहर से डाली जाती है, बाहर से इंपोज की जाती है। लेकिन धर्म आपको अंदर से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि आपको स्वयं को ही जवाब देना है। तो स्वयं से कैसे झूठ बोलोगे? आप जगत से झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने से झूठ नहीं बोल सकते। क्लियर? कोई परेशानी, कोई व्याधि, कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई समाधान? क्लियर है? ठीक है ना? बंद करें? ठीक। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार सर। नमस्कार सर। हेलो रविंदर। हेलो। हाँ बता। रविंदर, अपनी सरकार है। हैं? कुछ भी ना काट रहे। क्लास होगी? हैं? अरे कुछ